All right, good morning everyone. Yeah, hi Chitraksh. Good morning Pranav. Good morning Murtaza. Hi Purva. Hi Harsh. Morning Pratik. Good morning Riya. Just give me 1 minute. So last class में हम लोगों ने exceptions वाला part देख लिया था. As in we just started with this part. We didn't really complete it or anything. एक minute, let me allow you to unmute. Just give me a moment. हाँ. Sir, Hopper's exception was done.
हाँ, ये दोनों एक्सेप्शंस मैंने आपको हाईलाइट करके दिए थे। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को डीपीपी ट्राई करने के लिए दिया था, वो डीपीपी हुआ आप लोगों से या टाइम नहीं मिला? आई होप आप लोग होमवर्क कर रहे हो अपना। ठीक है, मैं आज जो पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पर और होमवर्क दूंगा आप लोगों को, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन जहां पर यू आर एबल टू लाइक कॉन्फिडेंटली कंप्लीट थिंग्स। ठीक है, ऑलराइट, एक मिनट कुछ एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करना है। सर, हाँ बोलो। so now that there is no defined doubt lecture, when will we discuss our homework? ऐसा है क्या? Yes, sir, I think so. Yes, sir. There is no doubt lecture given in the timetable. अरे ऐसे ही करते रहते हैं तो। अपन लोग आज क्या है, वेडनेसडे ना? थर्सडे, सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, Okay, sir, thank you. चलो। नाउ लास्ट क्लास में आफ्टर हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्फ़िगरेशन, आई होप आप किसी भी गिवन एटम का या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे बेस्ड अपॉन द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड, एंड बेस्ड ऑन दैट there is this understanding that we need to come to, that there are exceptions to the electronic configuration as well. मैंने क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस किया था, एंड ऐसे ही देयर आर सम अदर एग्जांपल्स इन द पीरियोडिक टेबल जहां पर rather than the expected configuration there is a slight change which explains the actual experimental behavior shown by that element. Now when ये सारे एक्सेप्शंस को साथ में रखा जाता है और समझा जाता है कि what could be the possible reason that is causing this exception, तो कलेक्टिवली दो रीजंस हाईलाइट करे जाते हैं which are responsible for such change in configuration. तो वो रीजन किस तरीके से यहाँ पे नोटिस करना, these exceptional electronic configuration are attributed to extra stability of half filled and fully filled subshells. What do I mean by half filled or fully filled subshell? For example, यहाँ पर क्रोमियम में you can notice that the 3D subshell is half filled. हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पैरेलल स्पिन में, एंड दिस कॉपर वाला कॉन्फ़िगरेशन में you can see that D10 configuration है, so it's a fully filled D subshell. Now बोला जा रहा है that ये जो half filled and fully filled subshells है इनके साथ में extra stability associated है, and that is the reason rather than this expected configuration we see this kind of half filled या fully filled configuration. Now what is this extra stability? इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर गए, थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ऑल्दो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली, but I would want you to at least know the names or the words which you can use to explain this extra stability. तो वो क्या क्या है आप नोटिस करना। सबसे पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कैसा बोला जा रहा है कि अगर मैं ये न्यूक्लियस को कंसिडर कर रहा हूँ एट द ओरिजिन,
ठीक है, अब इसके अराउंड लेट से मैं डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 5. 5 ऑर्बिटल रहते हैं। तो नोटिस करना, ठीक है, ये एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर इसी के अराउंड मैं लाइक थोड़ा सा आई विल नीड टू बी वेरी क्लटर्ड। अगर मैं इसी में और ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ करता जाऊं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन डी जेड स्क्वायर, राइट। तो it becomes very cluttered only, but what I'm trying to emphasize over here is that if all of these orbitals are half filled or full filled, then collectively, okay, collectively we say that there is a symmetrical distribution of electrons. अगर सबके सब में एक इलेक्ट्रॉन है या सबके सब में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो can we say that collectively it's a symmetrical distribution of electrons as compared to, let's say, if I just take any one orbital, ठीक है, और इसमें आई एम सेइंग लेट्स से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज नॉट समथिंग विच इज सिमेट्रिकल इन नेचर, लाइक व्हेन आई से सिमेट्रिकल, लाइक स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन नेचर। इसमें तो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन हो गया ना, कि इसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है, इनसाइड दिस प्लेन आउटसाइड दिस प्लेन मिलने का चांस कम रहेगा। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, यहाँ पर नोटिस करना, that completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them. Okay, this is the key highlight. Completely filled or half filled subshell, okay, have symmetrical distribution of electrons in them. So when I say this, this is from a collective point of view. And what happens because of this symmetrical distribution, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे आती है उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। नाउ ये वाला पार्ट आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जस्ट अभी के लिए एक नोट लिख के छोड़ दूंगा, रेफर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर, ठीक है, उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग, ठीक है। अभी के लिए आई विल जस्ट कीप दिस एज वन रीजन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट अगर हाफ फिल्ड सबशेल है या फुल्ली फिल्ड सबशेल है, तो इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये एक रीजन रहता है। दूसरा रीजन जो कि बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली समझ में आता नहीं है, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ exchange energy is introduced. Now, this exchange energy concept is in fact related to Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। वहां पे मैंने इसके बारे में बात करी नहीं थी बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सिंपल सा इंटरप्रिटेशन हमें पता है हंड्स रूल का, उसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मल्टीप्लिसिटी, तो किस तरीके से यहाँ पे आप नोटिस करना,
Hund's rule में, if you remember, what was if I had to fill electrons in say these equal energy orbitals, तो Hund's rule ने क्या बताया था हमें? What did Hund's rule say? Duration of the pattern. हमें इसमें One electrons, electron in parallel है spinning. ना, राइट? तो हंस रूल ने बोला था एक तरीके से कि ये सही है, ठीक है, बट समथिंग लाइक दिस गलत है, ऐसा नहीं करना है, राइट? याद आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही बता था ना हंस रूल ने। तो ये ऐसा क्यों बताया था, अब आप नोटिस करना। अगर मैं आपको यहां पर टोटल स्पिन, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला याद करवाया था, बट अगर मैं यहाँ पे टोटल स्पिन का कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा तो कैसा होगा? आई विल असाइन अप स्पिन को प्लस हाफ एंड डाउन स्पिन को माइनस हाफ, ठीक है। सो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई यहाँ पर? 3/2, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर मैं ऊपर अप स्पिन को प्लस हाफ बोल रहा हूँ तो देन ऑटोमेटिकली डाउन स्पिन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। अगर मैं इनको एड अप करूंगा तो मेरा टोटल स्पिन का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ पर? One. जस्ट हाफ आ जा रहा है, लाइक ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना आ रहा था? 3/2। सो एक्चुअली हंट्स रूल जो कहता है वो ये कहता है कि मुझे मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है। मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया था मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2 times mod s plus 1, है ना? याद हो तो ये लास्ट क्लास में फॉर्मूला करवाया था मैंने। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे टोटल स्पिन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मुझे मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ये जो कैपिटल एस लिखा है इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना, टोटल स्पिन को। Yes, sir. और ये टोटल स्पिन कब मैक्सिमाइज होगी? When Jab- all electrons are in parallel when all direction. electrons or maximum possible electrons are in parallel spin, है ना? दैट्स व्हाई बी साइड की ये नहीं चलेगा और ये चलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई उसमें हम पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये हंट्स रूल में एम्बेडेड रहता है ये कॉन्सेप्ट एक्सचेंज एनर्जी का, बट मैं वहां पे नहीं बताता पड़ा था बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स देयर। बट यहाँ पर मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी क्या कहता है? ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, ठीक है। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन, ठीक है। दे हैव अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो जो हंट्स रूल के पीछे का बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल से फिल करे जा रहे हैं तो अगर उनका सेम स्पिन रहेगा ना तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहेगा। क्या स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहेगा? दैट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? नोटिस करना, these electrons they tend to exchange their position and as a consequence energy is released called as exchange energy, ठीक है। there is some amount of energy that is released called as exchange energy। अब अगर किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी, मान लो इनिशियल ये था, अब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है
तो उसकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप रहता है स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में। लाइक ज़्यादा एनर्जी है तो कम स्टेबिलिटी है, कम एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, राइट। सो इफ बिकॉज ऑफ दीज electrons of same energy and same spin, something called as exchange energy gets released, which has a stabilizing effect because it helps in lowering the overall energy of the system. ठीक है, अब you might have एकदम बेसिक फंडामेंटल डाउट कि सर नहीं समझ में आ रहा कि एक्सचेंज एनर्जी है क्या। मतलब मुझे तो इतना फंडामेंटल डाउट आ रहा है लाइक कि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अगर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर एनर्जी चेंज हो कहाँ रहा है। लाइक अगर कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाता है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ एक्साइटेशन हो रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होगी, राइट। या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो भी मुझे समझ में आएगा कि हाँ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। बट यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आखिर लाइक अचानक से प्रकट हो रही है क्या कहीं से एनर्जी रिलीज होने के लिए। सो राइट नाउ व्हाट आई कैन से इज दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, complicated quantum mechanical concept. ठीक है, इसके आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, इनफैक्ट आई हैव ट्राइड टू find out if I could find some easier explanation, some that can help you understand it. But after I went into the details, तो मुझे तो इनफैक्ट वो चीज़ समझ में आई जो मुझे पहले स्पिन के साथ समझ में आई थी। स्पिन के साथ में आपको याद है क्या समझ में आया था? स्पिन के साथ में अपन ने क्या सीखा था? We cannot visualize spin. No, हाँ, मतलब वो YouTube वाला कमेंट याद है? Imagine a ball spinning except there is no ball and there is no spin. तो वैसे ही when you get into the details of this exchange energy का concept, it comes down to that there is no exchange. Like there is no literal exchange happening. It's just a term that has been used. But there is, जो हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन आता है ना कि अरे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अदला बदली हो रही होगी, वो अदला बदली जैसी कुछ है नहीं। इट्स अ लाइक कंप्लीटली हार्डकोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इतना हमारे सिलेबस में ये वर्ड यूज़ किया गया है तो उसको यूज़ करके यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर उसके पीछे की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी एंड दैट मैथ्स इज नॉट समथिंग विच वी हैव द कंफर्ट और द लग्जरी टू गेट इनटू राइट नाउ। ठीक है, So is the energy coming from the electron itself or somewhere else? नहीं 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 नहीं, मतलब जस्ट कंसिडर इट कि ये सिस्टम को एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट मिलता है इफ सच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। So if there are 3 electrons with parallel spin and 1 electron in the anti-parallel spin, so will this happen? हाँ, सो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मेरे को ये दो कॉन्फ़िगरेशंस कंपेयर करने होंगे, मतलब जैसे ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सेम स्पिन वाले हैं वही एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन वाले एक्सचेंज नहीं कर सकते, सेम स्पिन वाले एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयर इज जस्ट वन एक्सचेंज पेयर वर्सेस यहाँ पर कैन यू सी दैट देयर आर 3 एक्सचेंज पेयर्स। सो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्सचेंज पेयर है
तो ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रही है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो रहा है. Hence, we want more electrons in parallel spin as compared to opposite spin. So is this exchange energy which provides stability, is it related to noble gases? So it is related to, यहाँ पे notice करना अब, that is where I wanted to read the second bullet point over here, that जब हम लोग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड शेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सब शेल के बारे में एक्चुअली, ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो सकते हैं, एंड बिकॉज द एक्सचेंजेस आर मोर, द एसोसिएटेड स्टेबिलिटी इज ऑल्सो मोर. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर मैं ये क्रोमियम का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो क्रोमियम के एग्जाम्पल में इफ आई लुक एट दीज टू ऑप्शंस, राइट, एक तो जो था 4s2 3d4, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज द एज पर द रूल्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये 4s1 3d5 इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कितने एक्सचेंज पेयर्स पॉसिबल हैं? 6. Right, you can do that counting, मतलब it is like 4 people doing handshakes, so how many possible handshakes can be there, right? वो वैसा वाला क्वेश्चन आपने कभी NTSC की प्रिपरेशन में करा हो तो करवाते हैं ना वैसा क्वेश्चन. अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इन 3 के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, तो मैंने 3 ग्रीन एरो मार्क कर दिया, ठीक है. फिर ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन अब पहले वाले के साथ तो कर चुका है, तो मैं उसको डबल काउंट नहीं करूंगा. अब ये दूसरा वाला तीसरे और चौथे वाले के साथ में कर सकता है, तो मैंने 2 और ग्रीन एरो मार्क कर दिया. फिर तीसरा वाला पहले 2 के साथ तो कर चुका है, चौथे के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, तो मैंने उसका एक और ग्रीन एरो मार्क कर दिया. तो कैसा आ गया, 3 + 2 + 1 6 एक्सचेंज पेयर हो सकते हैं. बट जब हाफ फिल्ड है, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन पैरेलल स्पिन, तो कितने एक्सचेंज पेयर्स हो सकते हैं यहाँ पे? अब आप काउंट करोगे 4 + 3 + 2 + 1 10 आ जाएगा. तो ये जो सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गए ना, है कि नहीं? Yes, sir. तो दिस इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. Okay, sir. Got it. Thank you. ठीक है, अब ऐसा रहता है कि ये एक्सप्लेन करने के बाद में कई बच्चों को और डाउट आता है, दे आर लाइक कि फिर ऐसा बाकी जगह क्यों नहीं कर रहे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल यू माइट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर ये कार्बन में फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, why did I let it be 1s2 2s2 2p2, why didn't I do this 2s1 का इलेक्ट्रॉन इधर 2p3 में लिख दिया, एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गया. ऐसा हर जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट, ये डाउट आया आपके दिमाग में? Yes, sir. राइट, अगर नहीं भी आया तो अब मैंने जब बताया तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस डाउट से कि हाँ सर ये तो मतलब अगर आपने ऐसा बोला तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है फिर ऐसा. ठीक है, सो द थिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्सचेंज पेयर ही है जो कि एनर्जी इन्फ्लुएंस करता है. देयर आर मेनी मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट इन्फ्लुएंस एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट आई वुड लाइक यू टू रीड दिस स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है यहाँ पर, the increase in number of exchanges in D5 configuration of chromium have a greater stabilizing effect to compensate for the presence of electron in 3D as compared to 4s. तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो लाल वाला इलेक्ट्रॉन, मैंने वो लाल वाला अलग से हाईलाइट करा है. तो ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन में 4s में प्रेजेंट है, ठीक है, और 4s में प्रेजेंट होने के बाद दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये 3D में प्रेजेंट है.
राइट, और 3D हायर एनर्जी का है, तो आई वुड से दैट मैंने तो एनर्जी बढ़ा दी, ये लाल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, रादर देन कीपिंग इट इन 4s, अगर मैं 3D में कर रहा हूँ तो मैंने एनर्जी जो है वो तो बढ़ा दी, क्योंकि मैंने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में डाल दिया, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। लेकिन मैंने क्या करा, एक्सचेंजेस भी बढ़ा दिए, ऐसा करने से एक्सचेंजेस भी बढ़ गए ना। अब हो सकता है एक्सचेंज करने से एनर्जी लोअर हो रही है, ठीक है, ज़्यादा एक्सचेंजेस होने से एनर्जी लोअर हो रही है, और वो डोमिनेटिंग इफेक्ट है, मतलब क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़ा एरो इसलिए बनाया सो एज टू शो कि ये डोमिनेटिंग इफेक्ट है, जो लोअरिंग हो रही है एनर्जी की बिकॉज ऑफ द एक्सचेंजेस। एंड नेट आउटकम ये आ रहा है कि यस, ओवरऑल एनर्जी लोअर हो रही है, एंड दैट इज द रीजन वी कैन से दैट क्रोमियम में ये D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट हो रहा है। जबकि कार्बन के केस में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो रहा होगा दैट यहां पर 2s की जगह अगर मैं 2p में इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे थे वैसे ही रखें, 2s की जगह अगर मैं 2p में रख रहा हूं तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, बट एक्सचेंजेस aren't able to compensate for that. Increased exchanges aren't able to compensate for that कि ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई। तो फिर इसमें what we see is the first configuration is what is being found, not the second one, ठीक है। एंड आपने नोटिस किया मैं कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग स्पेक्यूलेटिव लैंग्वेज while टॉकिंग टू यू। शायद ऐसा हो रहा होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की कैलकुलेशन करनी आती नहीं है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में छोड़ो, सिंगल इलेक्ट्रॉन में ही मैंने आपको किसी ऑर्बिटल का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन करके बताया है क्या? नहीं। बोर्स मॉडल में तो फिर भी हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का कैलकुलेशन करा था, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैंने ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल का कैलकुलेशन तो आपके साथ करा ही नहीं, बिकॉज इट इज लाइक quite difficult. It isn't something which is straightforward. It has a lot of detailed analysis behind it. So we didn't really get into that detail. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है एनर्जी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैसा है कि कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, लाइक हमारे लिए वो सब एक स्पेक्यूलेशन है, हम वो चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस द स्टेटमेंट। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट एक्सेप्शंस जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ये आपसे प्रिडिक्ट करने के लिए कोई नहीं कहेगा कि लाओ कल को कोई नया एलिमेंट आ गया है तो आप प्रिडिक्ट करो उसका कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं, यू कैन डू दैट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द वंस दैट आई एम हाईलाइटिंग। जो क्रोमियम कॉपर का मैंने बताया एक्सेप्शन, तो उसमें ऐसा हो रहा होगा दैट दो जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनसे जो एक्सचेंजेस बड़े हैं, they have a dominating stabilizing effect which causes the actual configuration to be this way, and you just need to remember that. Is this clear? How you have to proceed with these configurations or exceptional configurations? ठीक है, तो ये दो क्रोमियम कॉपर के मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा। इसके अलावा ये चार और हैं, ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्चुअली गेट देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट इट इन योर नोट्स, ठीक है। पैलेडियम, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये चार भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे ध्यान में रखोगे। इनके अलावा और हैं, इनके अलावा 10-12 और मिल सकते हैं आपको एक्सेप्शंस इन द पीरियोडिक टेबल, बट दे आरंट ऑफ दैट इम्पोर्टेंस, ठीक है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाना या दिया जाना इज लेस लाइकली। सो यहाँ पर
आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? यहां तक का समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, क्या कह रहे हो हर्ष? नहीं नहीं, उस जमाने में डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वैलेंसी वाज, ठीक है? वैलेंसी निकालने के लिए जरूरी नहीं है ना कि कॉन्फ़िगरेशन का ही लाइक अंडरस्टैंडिंग हो। वैलेंसी निकालने के लिए लाइक मास की कैलकुलेशन करी जाती थी एंड मास के ऊपर देन उससे समझा जाता था कि कितना एटम से कितना एटम कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट similarities were drawn, ठीक है? All right, so having said this, having understood the electronic configuration and exceptional electronic configuration, we are now in a situation to understand the next important result, which is magnetic properties. Now, based on our previous understandings, based on our previous discussion, you remember that atoms are tiny magnets, Yes. ठीक है? तो इनफैक्ट यहाँ पर नोटिस करना, जब मैग्नेटिज्म का डिस्कशन होता है, ठीक है, when magnetism का discussion starts, the first thing that comes to your mind are those permanent magnets, naturally occurring magnets जो आपने रियल लाइफ में अपने आसपास ऑब्जर्व करे होंगे, राइट? कुछ टॉयज में प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ अलग अलग जगह यूज होते हैं लाइफ में, राइट? सो सॉलिड्स के लेवल पे आपने एक्चुअली मैग्नेटिज्म का एक्सपीरियंस करा होगा, है कि नहीं? Yes. And at that level you would have in fact done some classification also, that some solids are magnetic, some solids are non-magnetic, ठीक है? Why? Because जो non-magnetic solids हैं उनके लिए we say that they are not showing the effects that a magnetic substance is showing, so we call them non-magnetic, and that makes sense also, ठीक है? However, right now I am not going to do that discussion of magnetic properties at that level. इस लेवल पर नहीं कर रहा हूँ मैं डिस्कशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, कि जो सॉलिड्स होंगे उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे डिस्क्राइब करी जाती हैं, ठीक है? फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो, एंटी फेरी, ये सब आपने सुने होंगे शायद वर्ड, सुने ये फेरो फेरी पहले कभी कहीं पर? No, sir. No, sir. चलो नहीं सुने तो भी ठीक है, चलेगा। So every atom has a magnetic effect. हाँ, सो अभी क्या है कि मैं ये कलेक्शन ऑफ एटम्स या सॉलिड्स के लेवल पे नहीं बात करूंगा, अभी आई एम गोइंग टू टॉक एट एन एटम का लेवल, एन एटम के लेवल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कैसा डिस्कशन होता है, ठीक है? एक्चुअली एटम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड इट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी वजह से ये एटम्स, ठीक है? ये पहला बुलेट पॉइंट आप पढ़ोगे आप, all atoms have inherent source of magnetism, it is these fundamental particles present in them, ठीक है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बट जो न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन होता है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द स्टेटमेंट ओवर हियर रिटन एज all atoms have inherent source of magnetism primarily because of electron,
ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से भी होता है, न्यूक्लियस की वजह से भी होता है, बट वो काफी कम होता है, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है. Now, it is to do with their mass, like they are much more dense as compared to electron. But again, I don't want to get into that detail. So यहाँ पर electron की वजह से that primarily that magnetic nature of atom comes in. ठीक है, and electron के भी दो aspects हैं. It is because of the orbital motion, ठीक है, and because of something which we call as intrinsic spin. याद हो तो अपन ने जब फोर्थ क्वांटम नंबर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अब नोटिस करना द सेकेंड बुलेट पॉइंट, हम लोग एटम्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. एक कहलाता है डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, और दूसरा कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म. तो पहला नोटिस करना, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो आपके पास एक एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप है, ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स में, एंड सब के सब पेयर्ड अप है. सो इफ यू नोटिस द एग्जांपल ऑफ नियॉन या जिंक, ये कैसा एटम है, इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है कि नहीं? Yes, sir. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है. जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप लिखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है, लाइक सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है. तो देयर आर नो unpaired electron, there is absence of unpaired electrons. So in that case what we say is that the atom is called diamagnetic, okay, it is called as diamagnetic. What it shows is it shows weak repulsion to an external applied magnetic field, ठीक है. अगर मैं कोई एक external magnetic field अप्लाई करूंगा तो ये जो एटम है इट विल शो वीक रिपल्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिज्म, ठीक है. नोटिस करना यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल. ये मैं थोड़ी देर में वापस से डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए द फोकस इज इफ देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स then we call the substance as diamagnetic, ठीक है. अच्छा, अब नोटिस करना, अगर किसी एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, किसी एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लाइक ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे. तो अगर किसी एटम में आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, then the magnetic property associated with that atom or ion is called as paramagnetism, ठीक है. क्या होता है यहाँ पर the atom or ion is weakly attracted by an external magnetic field, ठीक है. कोई external magnetic field अगर हम अप्लाई करेंगे तो such an atom or ion will show weak attraction towards that external applied magnetic field, ठीक है. वीक है बट इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन डायामैग्नेटिज्म, ठीक है. सो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डोमिनेट्स और वी से दैट द सब्सटेंस इज शोइंग पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है. ऑल्दो दिस डायामैग्नेटिज्म इज इनहेरेंट, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स. दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स और आयंस, ठीक है. बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो फिर ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है, एंड वी से दैट पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर इज व्हाट इज शोन बाय दैट एटम और एन आयन,
ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करनी है। हम लोग एक एटम के लेवल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का सोर्स रहता है इलेक्ट्रॉन, प्राइमरीली द इलेक्ट्रॉन। एंड अगर उस एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इट विल गेट वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वी कॉल सच प्रॉपर्टी एज पैरामैग्नेटिज्म। अगर उस एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, लाइक सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप ही हैं, तो फिर दैट एटम और आयन विल शो अ weak repulsion to an external applied magnetic field, and that is going to be called as diamagnetism. ठीक है, crisp and clear? Sir, paramagnetic atoms show repulsion. पैरामैग्नेटिज्म में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट पढ़ो। It produces attraction/magnetization in the direction of applied field. बस, रिपल्शन नहीं हुआ ना, अट्रैक्शन हुआ ना। Okay, sir, got it. ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है आप नोटिस करना, मैं ये एटम के लेवल पर कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन याद है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, क्रोमियम के एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे? ऊपर देखा था? 5. 6 थे ना, 4s वाला भी तो था। 6. Yes, sir. 6. Sorry. तो क्रोमियम का जो एटम है, ठीक है, उसका काफी लाइक सिग्निफिकेंट पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6, ठीक है। बट जो क्रोमियम सॉलिड होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो देयर इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन वी कलेक्ट द एटम्स टुगेदर, ठीक है। उनका एक कलेक्टिव आउटकम दिखता है जो कि स्टडी किया जाता है जब हम सॉलिड के लेवल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी सॉलिड के लेवल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल एटम के लेवल पर ही प्रॉपर्टी स्टडी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड हेंस द यूज ऑफ दीज वर्ड्स डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नोटिस करना यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स आता है टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। और हम कौन से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग कौन से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? Spin magnetic moment. राइट। सो जो इलेक्ट्रॉन की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, कॉल्ड एज स्पिन, जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन्स वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन दैट स्टर्न-गेलार्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसका अगर हम कैलकुलेशंस देखते हैं, लाइक हम लोग नहीं देखेंगे कैलकुलेशंस, हम लोग नहीं डिराइव करेंगे, बट हम डायरेक्टली रिजल्ट देखेंगे। तो जो ये रिस्पॉन्स आता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है, उसका रिजल्ट रहता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, where n represents the number of unpaired electron in an atom or ion, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स है वो अप स्पिन डाउन स्पिन के आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, they are collectively responsible for this spin magnetic moment. So we count the number of unpaired electrons present in an atom or ion and substitute it in this formula, ठीक है। सो अगर कोई यहाँ पे आप नोटिस करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वी से दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वी से
the magnetic moment is non-zero and it can be calculated by this formula, under root of n into n plus 2 Bohr magneton. ठीक है? ये समझ में आया? यस सर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है? काफी सिंपल है, जस्ट कैलकुलेशन में फॉर्मूला यूज करके आपको आगे बढ़ते जाना है. जैसे So what is this Bohr magneton? यूनिट है इसका, ठीक है? दिस इज अ यूनिट जिसमें सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है. ऐसा यूनिट्स में करते हैं तो फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट सा लाइक एक्सप्रेशन आता है, कॉम्प्लिकेट सा एक्सप्रेशन रहता है वो, तो उसको फिर सिंप्लीफाइड यूनिट्स बोर मैग्नेटॉन में कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्मूला याद रखने के लिए रखते हैं. ठीक है? अच्छा, ये मुझे आंसर बताओ, इसका क्या रहेगा? कैलकुलेट द म्यू और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन. ऑलराइट, सो आप लोगों ने कोबाल्ट 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कोबाल्ट 3+ का इनफैक्ट, राइट? एंड वो गलती मत करना जो आप लास्ट क्लास में कर रहे थे. सबसे पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो. तो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 4s वाले होंगे ना. और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा? जो पेयर्ड अप वाला था. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे? 4. हेंस द मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेटॉन. समझ में आया? यस सर। ठीक है?
क्लियर है सबको? Yes, sir. कर रहे थे? Yes, sir. ओके, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो. लेट मी रिमूव द आंसर एक्चुअली. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. आई विल रिमूव द आंसर. ठीक है, और मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ साथ में उसके. ऑलराइट, ये ट्राई करो. ऑलराइट, आया आंसर? नहीं, ध्रुव आपका और प्रणव आपका गलत है. दुर्गेश आपका सही है.
करेक्ट. सो यहाँ पे +4 आंसर रहेगा. डी ऑप्शन. कैसे करा? सो आपने मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देखा 1.73 which corresponds to √3 Bohr magneton. √3 कब आएगा? जब n का वैल्यू 1 होगा. So you need one unpaired electron in this vanadium ion. तो आप शुरू हो जाओगे. सबसे पहले आप वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. आई होप आपको वेनेडियम का एटॉमिक नंबर याद है. ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था दैट यू ऑट टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ द 3D सीरीज. क्वेश्चन में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो 23 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे तो ये आर्गन 4s2 3d3 इस तरीके से फिल होंगे. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, तो ये तो मैच नहीं कर रहा. ठीक है, वेनेडियम +1 आयन, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 4s से, है ना. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गए? 4. ये भी नहीं मैच करेगा. वेनेडियम 2+, 3+, ये भी नहीं मैच करेंगे. When you do vanadium 4+, then actually the number of unpaired electron matches, that is 1, and the magnetic moment will be √3 Bohr magneton. ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? So can you explain this after the n equal to 1 part? After getting n equal to 1, I need that vanadium ion which has got one unpaired electron. Yes, sir. So I started checking out the options. I checked out Okay. option A, I checked out option B, I checked out option C and D. ठीक है. Yes, understood. It might look Thank you. effort डालेंगे क्या हम लोग सर, but it isn't that effort. Like if you just do one, तो उसके बाद BCD ऑप्शन तो बहुत क्लियरली लिखते हैं ना. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने Yes, के sir. बार-बार उनको ऐसे लिखा है. You need not write them. You don't have a subjective examination where someone is going to give you marks for writing this and आप रफ में ऐसे फास्ट कर सकते हो. Ah, okay. ठीक है. ऑलराइट. सो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आप लोगों को? काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसके क्वेश्चन आप बुकलेट में करोगे. आज मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दूंगा, तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत ही इजी है, बेसिक है. ठीक है. लेट मी इंट्रोड्यूस नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट कॉल्ड एज नोड्स. ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिजल्ट्स कर लिए हैं, इस सब का एक समरी, एक ओवरऑल कोई देना चाहेगा? What are the results in the quantum mechanical model that we have studied till now? ऐसे क्या कर रहे हो यार? मतलब वन वे कम्युनिकेशन रखोगे, मेरा ही गला खराब होगा. थोड़ा बहुत तुम भी तो बोलो, मेरे गले को रेस्ट मिलना चाहिए ना. हाँ, अनम्यूट करो ना आर्यन, बोलो. Yes, sir. So the results of the biomechanical model were the magnetic movement, magnetic properties, and the spin magnetic movement. So according to magnetic properties, all the atoms have magnetism property because of the electron orbital motion. नहीं, And मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं आज का. पिछले 3 क्लास से हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के रिजल्ट समझ रहे हैं ना. yes, sir. तो मैं वो तीनों क्लास का कोई समरी मांग रहा हूँ, जस्ट एट हेडिंग लेवल. Yes, sir. So we discussed about the spin angular momentum and how it has 2 parallel directions up and down, about the 4 quantum numbers, and how 3 were discovered by the equation and 1 was discovered experimentally. Then we discussed about the electronic configuration and the first rule was about the power rule, which was n plus L. And according to the Aufbau's principle, the orbital with the lower energy gets filled first. ठीक है. तुम मतलब एक फ्लो में नहीं जा पा रहे. ऑल्दो आई अप्रिशिएट द एफर्ट. लाइक आपको, आई एम श्योर इफ आई वुड हैव लेट यू वुड हैव कंप्लीटेड द अंडरस्टैंडिंग एज वेल. बट लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम आपको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ. एंड फटाफट हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट सीखा सबसे पहले, उसके बाद उनका विजुअलाइजेशन सीखा. ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनका नोमेनक्लेचर सीखा थ्रू क्वांटम नंबर्स, राइट.
4 क्वांटम नंबर्स में से 3 ऑर्बिटल के लिए और फिर एक स्पिन वाला क्वांटम नंबर देखा, राइट। रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा, वो भी एक रिजल्ट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उनका रिजल्ट समझा, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। Based upon the 3 rules that we have studied, we now are able to understand the configuration of atoms and ion, and also now some exceptions. And after understanding that configuration, we are now able to comment about the magnetic nature of atoms, whether they are going to be diamagnetic or paramagnetic, right? And if they have unpaired electron, if they are paramagnetic, then we are also able to calculate their magnetic moment, right? So does this give you an overview of how you are positioned in terms of understanding क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है? ठीक है, आप लोग भी इस लेवल पर आ जाने चाहिए, नॉट टुडे बट लेट्स से आफ्टर 1 or 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो जब आपका जैसे मेजर टेस्ट आने वाला होगा और आपने अच्छे से फॉर्मूला शीट बनाई होगी, तो ये समरी, ये फ्लो, ये आप रिकलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ दिस फॉर्मूला शीट और समरी शीट जो हम लोग बनाते हैं 3-4 पेज का of the chapter plays an important role. You are able to remember all the underlying concepts that were taught. तो ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन जब आएगा तो यू आर एबल टू मैप दैट क्वेश्चन कि अच्छा ये कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से रिलेटेड है या किसी 2-3 का मिक्स है, 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या रिजल्ट सीखे थे, वो फॉर्मूलाज, वो इक्वेशंस, राइट। एंड दिस इज व्हाट बिल्डिंग दैट एनालिटिकल स्किल इज, द एबिलिटी टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, तो इसी में एक और रिजल्ट अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द नोड्स। नहीं हर्ष, मैं कह रहा हूँ रिवीजन में आप लोगों को फॉर्मूला शीट जो बनानी होती है ना, जो समरी शीट मैंने कहा आप लोगों को बनाने के लिए, दैट शुड बी समथिंग दैट हेल्प्स यू गेट दिस ओवरव्यू और summary of the chapter, that what were the key topics and subtopics that were covered, and उनमें individually फिर क्या क्या हम लोगों ने सीखा था, what were the underlying important formulas or points to be remembered. ठीक है, तो until and unless you make those summaries by yourself, you won't be able to clearly map them out. अच्छा, अभी समझ में आया? ठीक है, तो ये नोड्स वाला रिजल्ट देखना आप, ये नोड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है। सो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया था? व्हाट वाज एन ऑर्बिटल? बताओ जरा। Sir, can I say? हाँ, बिल्कुल। So orbitals are the regions where the probability of finding the electron is greater than 90%. So it's basically the boundary where we will find the electron. No, Inside which. inside it। ठीक है, तो जैसे मैंने ये p ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया, तो इनसाइड दैट p ऑर्बिटल the probability of finding the electron will be 90% or more than 90%। ठीक है, अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि हमें समझ में आती है when we start getting into the details of these orbitals। ठीक है, सो नोटिस करना, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन तो कभी बताया नहीं। ठीक है,
मैंने आपको ये थोड़ा ना बताया कि s ऑर्बिटल का शेप कैसे डिराइव हुआ या p ऑर्बिटल का शेप कैसे डिराइव हुआ, कभी नहीं बताया ना। तो थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ आपको, और उस बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग ये नोट्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप इमेजिन करना, जो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये स्टार्ट होता है विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोर्स मॉडल क्या था? बोर्स मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, both particle and wave nature. However, when quantum mechanical model was designed, was derived, described, it starts with the wave nature. जैसे डी ब्रॉगली ने स्टार्ट किया था ना कि लेट्स थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस, वो वाला याद है आपको? ये वाला। Yes, sir. So वैसे ही when this quantum mechanical model starts, it talks about electron as a three-dimensional standing or a stationary wave bound around the nucleus. थ्री डायमेंशनल कैसे? थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूं मैं आपको। सो इमेजिन कि एक सर्कुलर बेडशीट है, ठीक है, और हम सब उसको लाइक ऐसे पेरिफेरी पे होल्ड करके खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड टुगेदर वी डिसाइडेड कि इस बेडशीट को ऊपर लेके जाएंगे फिर नीचे लेके आएंगे। Can you see we created a three-dimensional standing or a stationary wave bound within a region? Visualize कर पा रहे हो? एक शीट है जिसको हम सब लोग पकड़ के, ठीक है, मेम्ब्रेन मान लो, इसको ऊपर उठा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल शीट है थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अ रिजिड क्लॉथ, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक सर्कुलर प्लेट है, स्टील का प्लेट है, ठीक है, इट्स अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। कैन यू आर यू एबल टू विजुअलाइज द थ्री डायमेंशनल stationary or standing wave getting generated? Great. Yes. Is this the only way? Not really. There are other possibilities also. Like for example, we decide कि let's split into two teams. ठीक है, कैसा? ऐसा करते हैं डिसाइड, दो टीम में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स से एक लेफ्ट हैंड साइड वाली टीम, एक राइट हैंड साइड वाली टीम, और अब डिसाइड करते हैं कि मैं जब ऊपर उठाऊंगा, लाइक लेफ्ट वाली टीम ऊपर उठाएगी, राइट वाली टीम नीचे कर देगी। So can you imagine the kind of waveform that will be generated? It will be a new kind of waveform. Yes. A new three-dimensional standing stationary wave that is like created. ठीक है, तो और भी possibilities हैं, infinite possibilities हैं in fact of creating a three-dimensional standing or a stationary wave bound around a nucleus, bound around a center, bound within a region. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यहीं से स्टार्ट होता है, इन वेव इक्वेशंस का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, सो श्रोडिंगर started off with mathematical equations that describe these waves. ठीक है, मैथ से हम लोग वेव फंक्शंस लिखकर, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस लिखकर इस वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो वेव फंक्शन हमें बहुत सारी चीजें बताता है उस वेव के बारे में, उस वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये सब चीजें हमें
उस वेव की और उस वेव के एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है वेव फंक्शन. ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू राइटिंग दैट मैथमेटिकल डिटेल, जस्ट कनेक्टिंग सम डॉट्स. ठीक है, अब कैसा होता है इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, जब हम वेव पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, देन कैन आई से वेयर एग्जैक्टली इज द इलेक्ट्रॉन? If we are talking about electron as this three-dimensional or standing wave, can we say exactly where is the electron present? The answer is no, because it is a wave के फॉर्म में आप विजुअलाइज करने के लिए बोल रहे हो. तो वेव तो जो रहता है वो तो लाइक इन अ रीजन रहता है ना, इट स्प्रेड इन अ रीजन, इट्स नॉट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? Yes. ठीक है, देन जब इसमें अब ऑब्जर्वेशन करा जाता है, ठीक है, सो देयर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज डन in which when an observation is made of the location of the wave function, ठीक है कुछ पीछे की हाई फंडू मैथ्स है. तो what happens is that the wave collapses onto a point. ठीक है, there is something done, I can't get into that mathematical detail, but when that observation is made from a particle nature point of view, that where would the electron be if we were thinking about it as a particle, then this entire wave collapses onto some point, some one particular point. If you again make that observation, then it collapses onto some other point. And you keep on doing that observation statistically large number of times, it collapses onto points. And what we find is that some points or some dots are close to each other, and some locations the dots are quite far from each other. Okay, so this gives us something called as dot density diagram. ठीक है, सो यहाँ पर इमेजिन करना ये न्यूक्लियस है. ठीक है, ओरिजिन पर न्यूक्लियस है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, एंड हम कोई एक सॉल्यूशन जो था वेव फंक्शंस वाला, किसी एक सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एंड उसके वेव फंक्शन का जब मेजरमेंट लिया जाता है तो दैट वेव फंक्शन कोलैप्सेस. ठीक है, इट कोलैप्सेस at certain points, and when we do that measurement statistically large number of times, ठीक है, we get what we call as a dot density diagram. ठीक है, डॉट डेंसिटी डायग्राम क्या बताता है हमें? जहां जहां पर डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज मोर, वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस आल्सो हायर. ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये मिलता है. अब ऐसा होता है दैट कुछ ऑर्बिटल्स के केस में, ठीक है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स के केस में कुछ ऐसे रीजन्स आ जाते हैं जहां पर कभी भी डॉट आता ही नहीं है. ठीक है, जैसे मान लो ये 2s ऑर्बिटल का मैं अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊं डॉट डेंसिटी डायग्राम का, तो उसमें कैसा होगा, यहाँ अंदर डॉट्स मिलेंगे, बाहर डॉट्स मिलेंगे. ठीक है, फार 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 अवे भी डॉट्स मिलेंगे, बट काफी ऐसे दूर दूर मिलेंगे, मतलब काफी कम प्रोबेबिलिटी रहेगी. बट एक ऐसा सरफेस रहेगा जो मैंने रेड में यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिस पर कभी कोई डॉट आता ही नहीं है. यानी कि उस सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन दैट सरफेस कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, अंदर मिलेगा, बाहर मिलेगा,
ठीक है, बट उस सरफेस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरे ऑर्बिटल्स के लिए भी ऐसा ऑब्जर्व होता है, जैसे 2pz जो ऑर्बिटल होता है, 2pz ऑर्बिटल का डायग्राम याद है आपको? तो 2pz ऑर्बिटल में जब ये डॉट डेंसिटी डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, एक्चुअली पहले तो डॉट डेंसिटी डायग्राम बनाया जाता है, फिर बाउंड्री सरफेस आता है, ठीक है। तो जैसे 2s ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस ऐसा होगा, दिस इज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, कि इसके अंदर क्यूमुलेटिव 90% चांस से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इनसाइड दिस बाउंड्री, ठीक है, एंड इनसाइड दिस बाउंड्री 90% चांस से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड इनसाइड दैट देयर इज दिस सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जो 2pz ऑर्बिटल है, तो 2pz ऑर्बिटल का जब वेव फंक्शन स्टडी किया जाता है और उसका मेजरमेंट लिया जाता है, तो वो जब कोलैप्स करता है, ठीक है, देन इट कोलैप्सेस इनटू वेरियस लोकेशंस, वेरियस पॉइंट्स, एंड उनको हम लोग ऐसे डॉट डेंसिटी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉट्स इमर्ज होते हैं, ठीक है। इन जगह पर ऐसे डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, फार फार अवे भी रहती है बट कम रहती है। एंड जो ये एक्जेक्ट प्लेन होता है ना, इस पे कभी भी, सॉरी एक्स वाई प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन नहीं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन पे कभी भी डॉट आता ही नहीं है, द इंटायर एक्स वाई प्लेन पे। दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन इज दैट सरफेस विच इज कॉल्ड एज नोडल सरफेस, यानी कि इस सरफेस पे कभी आपको इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, ठीक है। सो एज पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, without getting into much detail, we are interested in those surfaces जहां पर probability of finding the electron comes out to be 0, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना, nodes are defined for an orbital, ठीक है, and what we understand is that upon solving the Schrodinger equation, ठीक है, we found the probability of finding the electron at the nucleus and far 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 away is 0, ठीक है। ये तो ऑब्वियस पॉइंट्स हो गए कि न्यूक्लियस पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और फार 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 अवे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं होगा, न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। एंड जिस रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी उसको हम लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं, बट देयर आर ऑल्सो सच रीजन्स, ठीक है। देयर, ये वाला बुलेट पॉइंट रीड करना, देयर मे एग्जिस्ट सर्टेन रीजन्स एंड दीज आर सर्फेसेज ओनली, ठीक है। It can be a spherical surface, it can be a planar surface, it can be a conical surface, these are surfaces only, ठीक है। ऐसे मिलता है, जो मैथ से उससे ऐसा आउटकम आता है। So there are such regions or surfaces around the nucleus where the probability of finding an electron comes out to be 0. Such regions are called as nodes of the orbital, ठीक है। तो किसी एक ऑर्बिटल के लिए नोड्स मिलते हैं, किसी दूसरे ऑर्बिटल के लिए कुछ और नोड्स मिल सकते हैं, कुछ और सरफेसेस मिल सकते हैं जहां पे उस ऑर्बिटल, उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक है। एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से लेना देना नहीं होता है, एक नोड का दूसरे ऑर्बिटल के नोड से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने मतलब मुझे अभी ऐसा बताया 2s ऑर्बिटल का, ये 2s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और आपने बोल दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा है कि इसके अंदर सरफेस होगा, बट फिर मैं 2pz ऑर्बिटल जब बनाऊंगा तो वो 2pz ऑर्बिटल भी तो ऐसा ही बनेगा ना, तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं मिलेगा जहाँ पे लाल लाल ड्रॉ किया हुआ है? द आंसर इज वंस यू चेंज द ऑर्बिटल यू फॉरगेट अबाउट द नोड्स, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। वो फिर उस ऑर्बिटल का डिस्कशन ही नहीं बचा। अब हम नए ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, 2pz, ये एक नया सोल्यूशन है, ये अपने आप में एक नई इक्वेशन है, ये अपने आप में एक नया वेव फंक्शन है, और एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन corresponds to this
orbital corresponds to this energy level, ठीक है, then this is the region in which it is likely to be found and this is the region in which it is not likely to be found. ठीक है, इस तरीके से आपको ये पहला जो नोड है, पहला जो रेड में लिखा हुआ है, वो चीज ध्यान रखना है. नोड्स आर डिफाइंड फॉर एन ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल के नोड का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है. जब हम एक वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल समझते हैं, ऑर्बिटल के बारे में समझते हैं, तो हमें उसमें ये एक आउटकम समझ में आता है, एक रिजल्ट समझ में आता है दैट फॉर एन ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने ऐसे यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है दैट एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है in some regions and such regions are called as nodes of that orbital. जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2pz के बारे में बताया कि 2pz में कैसा है, ये बाउंड्री सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, बाउंड्री सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस इनफैक्ट मोर देन 90% है, ठीक है. यहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी काफ़ी रहती है, लाइक डॉट डेंसिटी डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर इन डॉट्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है. इसके बाहर भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट लाइक कम चांस है, द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स विल बी वेरी लेस. बट XY प्लेन पर कभी भी नहीं मिलता. XY प्लेन इज दैट प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है. तो नाउ in addition to the visualization of the orbitals, right, आपको मैंने visualization कराया था, you know s orbital, p orbital, d orbital, सबके shapes आपको याद हैं? Yes, sir. तो उन्हीं shapes में nodes कहाँ पे होंगे या nodal surfaces कहाँ पे होंगे, वो भी मैं आपको visualize कराऊंगा और याद रखने के लिए बोलूँगा, ठीक है, derive नहीं करूँगा. Like you might ask me कि सर ऐसे कैसे यहाँ पर सिर्फ XY प्लेन आया जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 था. वो डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं आपको. मैंने कोई आपको ऑर्बिटल का डेरिवेशन थोड़ा कराया है कि ऐसा शेप कैसे आया. तो अगेन आई विल नॉट गेट इनटू दैट डेरिवेशन, आई विल जस्ट सिंपली आस्क यू टू रिमेंबर दैट ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल का नोड है, उसका विजुअलाइजेशन है, ठीक है. तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज रहेगी जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. आज के लिए इतना काफी है, ठीक है. मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है. डेफिनेटली ट्राई करना, हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे एंड डोंट कम विदाउट होमवर्क, ठीक है. इफ आई फाइंड यू विदाउट होमवर्क आई विल स्ट्रेट अवे लाइक रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. आई डोंट वांट टू रियली वेस्ट माय टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी ऑन स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग दैट एफर्ट. Sir, हाँ, so for a specific orbital, there is only one node, one plane, right? For nodes. नहीं, हम लोग इनफैक्ट सबसे पहले काउंटिंग सीखेंगे. तो मैं आपको सबसे पहले काउंटिंग ऑफ नोड सिखाऊंगा क्या, इनफैक्ट बताऊंगा. So there can be multiple planes for one orbital. Multiple surfaces. Surfaces would be a general. Yes, sir. Yes. Okay, sir. Thank you. तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं उनकी काउंटिंग सिखाऊंगा, फिर उनका विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? Sir, you say that XY plane is that plane where like there is no chance of finding an electron. So do we assume it to be an XY plane? We only define XY plane. नहीं, समझ में नहीं आया आपका डाउट. आपकी आवाज एक्चुअली काफी ब्रेक हो गई. Sir, sir, मतलब अभी XY plane like we assume XY like some plane to be XY plane. So you say that it is आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है पूर्वा, लाइक इट्स सो डिस्टॉर्टेड. आई एम नॉट एबल टू मेक, एंड इज एनीवन एबल टू मेक आउट व्हाट शी इज सेइंग? कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग? आप या तो एक बार टाइप कर दो पूर्वा. इन द मीन टाइम किसी और को कोई डाउट है? Can there be no nodal plane, no nodes of the orbital? हाँ, हो सकता है.
1s ऑर्बिटल में नहीं होता है. 1s orbital does not have any node. So, हाँ. do these regions have any particular shape? So they are surfaces. Okay, sometimes they can be planar, sometimes they can be spherical, sometimes they can be conical. इतना हमारे सिलेबस में है. और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑर्बिटल्स में भी हमने स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल 3 पे ही फोकस करा. वैसे जब नोड्स का भी मैं डिस्कशन कराऊंगा तो इनके अंदर भी फाइंड स्फेरिकल, प्लेनर एंड कोनिकल नोड्स होंगे. So, फिर wouldn't there be infinite nodes? So there are infinite orbitals, Yes. right? Yeah. And corresponding to each orbital there can be nodes. So yes, by that conclusion, yes, there are infinite nodes. Okay. Okay, but when we say nodes, okay, we don't talk about them at a level of subshell या shell. ठीक है, हम लोग ऑर्बिटल के लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि वो मीनिंग ही तभी होल्ड करेगा ना कि उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन सर्टेन रीजन. किसी और ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का कुछ और आउटकम होगा. Yes, sir. ठीक है. हाँ, अब क्या कह रहे हो पूर्वा आप? सिंस वी अज्यूम some plane as xy plane ourselves, do we take the plane where no electron is found as xy plane, or is there a property of, nahi, okay. So what happens is, Purva, that we start with Cartesian coordinate system, ठीक है, and start solving the equation in the Cartesian coordinate system, ठीक है, and we do get results of that equation, जो वेव इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ. And each of that solution, ठीक है, gives us the orbital. ठीक है. Now depending upon that solution का equation, we get the shapes of those orbitals. तो जो pz का, मान लो 2pz का equation आया होगा, वो 2pz के equation से ये 2pz orbital का shape आया है, और उससे ये xy plane उसका nodal plane आया है. अगर मैं 2py ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो 2py ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, उससे उस ऑर्बिटल का शेप आता है, और उससे फिर हमें नोडल प्लेन के बारे में भी पता पड़ता है उस ऑर्बिटल का, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो देन आज के लिए इतना काफी है. इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज ट्राई करना. ठीक है, Thank you. थैंक यू गाइस, बाय बाय.